इटालियन वीज़ा फॉर इंडियन सिटीजन्स यानी फॉर टूरिस्ट कैटेगरी। अगर आप इटली जाना चाह रहे थे या शेंगन एरिया जाना चाह रहे थे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन के साथ किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कोरोना के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं, वीज़ा मिल रहे हैं तो कैसे मिल रहे हैं, किन केसेस में नहीं मिल रहे हैं, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है जिससे वीज़ा का सक्सेस रेट बढ़ सकता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है कहीं वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो जाए, सो एंड सो एंड सो। जो आपके क्वेश्चन आते हैं इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो, इसको एंड तक ज़रूर देखें। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ प्लीज़ वीज़ा ना अप्लाई करें। इस वीडियो को एंड तक देखें, अच्छे से समझें, उसके बाद अपना वीज़ा अप्लाई करें। इस वीडियो में आपको सेल्फ टू डू स्टेप्स बताए गए हैं, यानी आप खुद कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप नए दर्शक हैं तो आप इस चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग अपलोड करते रहते हैं। आपके कोई क्वेश्चन कंसर्न होते हैं तो आप उसे कमेंट मेंशन कर दीजिए, उस पर भी इंफॉर्मेशन हम अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले इटली के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इटली आप सभी को पता है एक शेंगन स्टेट है, यूरोपियन कंट्री है, एक रिच कंट्री है ऑफ कोर्स, बट ये उस लीग में नहीं है जिस लीग में स्विट्ज़रलैंड है या नॉर्वे है, जो अल्ट्रा हाई सैलरीज वाली लीग है, उसमें नहीं है। बट अगेन वहाँ पे इटली में भी अगर आप नॉर्थ जोन में जाते हैं यानी नॉर्दर्न इटली में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरीज हैं इन कंपैरिजन टू सदर्न जोन, क्योंकि सदर्न जोन जो है वो थोड़ा सा फार्मिंग से रिलेटेड है, थोड़ा सा इस टाइप से है। बट नॉर्दर्न जोन जो है वो थोड़ा मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड है, कॉर्पोरेट सेक्टर टाइप है। ओके, सो इटली का शेंगन वीज़ा का भी वही प्रोसेस है जो बाकी रेगुलर वीज़ा का प्रोसेस होते हैं, बट इसमें एक कैच है। इटली में देखिए, बीच में आपने सुना होगा पिछले साल जब इटालियन वीज़ा लोग अपलोड कर रहे थे तो उस वक्त उसे अफवाह कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, काफ़ी लोगों ने हमारे पास एक्चुअल में न्यूज़ कटिंग भी भेजी थी कि इटालियन कॉन्सुलेट ने ऐसा बोला है कि आपको कंफर्म टिकट देनी है, कंफर्म फुली पेड रिटर्न टिकट इन एंड आउट ऑफ इटली आपको प्रेजेंट करनी होगी, और साथ में एकोमोडेशन शुड बी वेरी मच फुली कंफर्म्ड एंड पेड विच कैन बी इजली क्रॉस चेक्ड। कुछ केसेस में ये बात सच भी है, हो सकता है कि वाकई में मांगा गया हो, बट अगर मैं आपको ओवरऑल स्ट्रक्चरल तरीके से समझाऊं तो उसमें ऐसा कोई भी एम्बेसी की तरफ से गाइडलाइन रिलीज़ नहीं हुई थी कि आपको बिल्कुल 100% सब कुछ कंफर्म करके ही भेजना है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपका जाना बिल्कुल तय है, आपको लगता है जाना बहुत ज़रूरी है और यू आर वेरी मच श्योर अबाउट योर फाइल, तो आप चाहें तो कंफर्म करा सकते हैं, बट ऐसा एम्बेसी ने कोई ऑफिशियल एडवाइजरी उस टाइम रिलीज़ नहीं की थी। तो ये मैं आपको अभी भी बताना चाहता हूँ कि अभी भी ऐसी कोई ऑफिशियल एडवाइजरी नहीं है कि आपको 100% कंफर्म टिकट या होटल लगाने हैं, राइट। आप ट्रैवल आइटनरी भी लगा सकते हैं, ट्रैवल आइटनरी, फ्लाइट की आइटनरी भी लगा सकते हैं, होटल के रिजर्वेशन वाउचर भी लगा सकते हैं। बट एक नया अपडेट ये है कि होटल सब आपको फ्री रिजर्वेशन नहीं दे रहे, यानी जो कोरोना से पहले फ्री रिजर्वेशन जो होटल्स दे रहे थे उनकी संख्या 50% से भी कम हो चुकी है। आप देखिए इन्वेंट्री कम होती जा रही है। काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये है कि आप यहीं पे रिजर्वेशन अपनी होल्ड करवाएं, वहाँ जाके ऑन द स्पॉट पे करें। अगर आप कोरोना से पहले के ट्रैवलर हैं तो आपने देखा होगा उस लिस्ट में बहुत ढेरों होटल होते थे, 20-25 तो कहीं नहीं गए थे। अब मुश्किल से 5-7 रह गए, और वो भी दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। वो आपको एक डेडलाइन दे देंगे, इस डेडलाइन तक ठीक है आप पेमेंट करो, नहीं तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, नहीं तो आप पे फुली चार्ज कर देंगे आपके क्रेडिट कार्ड को। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो यानी होटल्स आर बिकमिंग स्ट्रिक्ट। तो ऐसा हो सकता है कि जिस होटल में आप जाना चाह रहे हो शायद वो फ्री वाली होल्डिंग अब आपको ना दे। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। सेकेंडली, फ़्लाइट्स भी, आपकी फ़्लाइट तो शुरू से ऐसा है, ऐसा नहीं कि कोरोना से पहले नहीं था, जब तक आप फुली तरीके से पे नहीं करोगे तो रिजर्वेशन कॉपी नहीं आती। बट आप एक रिजर्व्ड आइटनरी लगा सकते हो। रिजर्व्ड आइटनरी कैसे मिलती है ये लोग अक्सर पूछते रहते हैं। देखिए, अगर आप एक ट्रैवलर हैं, किसी विदाउट एजेंट के लगा रहे हैं, तो यूजुअली क्या होता है, रिजर्व्ड आइटनरी के लिए हमें CRS सिस्टम चाहिए होता है, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, जैसे हम ADS प्लेटफॉर्म हो गए या गलीलियो प्लेटफॉर्म हो गए। बट अगर आप एक ट्रैवलर हैं और कोई किसी इमिग्रेशन एजेंट या ट्रैवल एजेंसी से आप डील नहीं कर रहे हैं, उस केस में जिस भी एयरलाइन की आप ये टिकट लेना चाहते हैं उस डायरेक्ट एयरलाइन में बात करके भी आप रिजर्वेशन कॉपीज उनसे रिक्वेस्ट करके ईमेल पे मंगा सकते हैं। उस रिजर्वेशन कॉपी को आप प्रिंट करके अपनी फाइल में लगा सकते हैं, राइट। तो होटल हो गया, फ्लाइट हो गई, ये दोनों तो बहुत ज़रूरी है। थर्ड, ट्रैवल डॉक्यूमेंट में बात करें तो आपके ट्रैवल आइटनरी। इटली के लिए ट्रैवल आइटनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं कि ट्रैवल आइटनरी नहीं लगाते, अपना एक छोटा सा प्लान लिख के दे देते हैं अपने कवर लेटर पे। ठीक है, कई बार गैस चल जाता है, उनको वीज़ा मिल जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखा गया है। तो आपकी ट्रैवल आइटनरी उसमें ऐड होनी चाहिए, जिसमें आप डे वाइज अपना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एक्सप्लेन करें कि आप वहाँ क्या करने वाले हैं। ये तो हो गए ट्रैवल डॉक्यूमेंट। साथ में अपना ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी जो पूरे ट्रैवल को कवर करे। इंश्योरेंस वैसे भी लेना चाहिए, एक अच्छी चीज़ है। और जिस दिन में आप अराइव कर रहे हैं और जिस दिन में आप लीव कर रहे हो, पूरा आपका कवरेज होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू उसकी होनी चाहिए 50,000 यूरो की, जो कि रफली 75,000 USD भी बनेगा। यानी 75,000 USD की हो या 50,000 यूरो की हो। आपको सुनने में लग रहा है बहुत महंगा है, नहीं, 1,000-1,500 रुपये में आ जाता है, दैट्स ऑल।
ओके हाँ, एज के बात है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग सकता है। ओके अब आ जाते हैं आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पे। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होता है? पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी अकाउंट स्टेटमेंट, आपके टैक्स रिटर्न्स, जो भी आप काम करते हैं उसका कोई ना कोई प्रूफ, आपने जॉब करते हैं तो एनओसी ज़रूर लगाएं। लोग पूछते हैं ऑफर लेटर से काम बन जाएगा, नहीं बनेगा, आपको लीव लेटर बाकायदा लेना होगा। लीव लेटर साथ में अटैच करें, फैमिली है तो उनकी डिटेल्स भी दें। ओके अब चलो ये डॉक्यूमेंट्स आपके सारे अरेंज हो गए, अब क्या करना है? ये तो डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने समझे। पहला स्टेप होगा कि आप जाके वीएफएस में उनकी वेबसाइट पे जाके आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। वेबसाइट जो इटली का वीएफएस लिंक है आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा, एकदम समझ जाइए, पहले समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर जाके आपने अपॉइंटमेंट जो भी आपको समझ में आ रही है, जिस डेट की आपको समझ में आ रही है, आपने अपॉइंटमेंट ली, उसका प्रिंट आउट लिया। अपॉइंटमेंट के टाइम पे हो सकता है आपसे चार्ज लिया जाए, डिपेंड करता है कि अगर आप इंडिया से यहाँ इंडिया के अंदर हैं, इंडिया से बाहर हैं। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में इंडिया में तो आपसे चार्ज लिया ही जाएगा, इंडिया से बाहर कुछ कॉन्सुलेट्स में चार्ज नहीं भी लिया जाता। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकालें और उसमें फिर साथ में वीज़ा फॉर्म को अच्छे से भरें, एक एक चीज़ देखें, वीज़ा फॉर्म में कुछ मिस ना हो जाए आपसे, केयरफुली उसमें एक एक डिटेल्स को फिल करें। वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करना है, एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा कि शेंगन वीज़ा फॉर्म कैसे भरते हैं, वो आप जान जाएंगे। और उसके साथ आप प्रिपेयर करें कवर लेटर। कवर लेटर भी आपको इतनी शॉर्ट में नहीं मैं बता सकता, उस पर भी एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनी हुई है, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीज़ा फॉर्म हो गया, कवर लेटर हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट एंड फोटोग्राफ। पासपोर्ट जिसमें कम से कम 2 पेज फ्री हो और जिसमें 6 महीने की वैलिडिटी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल बची हुई हो, वो आपके पास होना चाहिए। और ये सारा बंच प्रिपेयर करने के बाद आप जाइए, अपॉइंटमेंट अपनी अटेंड कीजिए। जो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट होगी उसको अटेंड करें, बायोमेट्रिक्स दीजिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपसे फीस ली जाएगी, 80 यूरो के इक्विवेलेंट जो भी बनेगी, और अपनी फाइल डिपॉजिट करें। फोटोग्राफ्स 35x45 mm वाइट बैकग्राउंड मैट फिनिश के साथ बनती है। आपको ध्यान रखना है कि आपके चेहरा एकदम साफ़ सुथरा हो। साफ़ सुथरा मेरे कहने का मतलब है उस पर कोई बाल ना आ रहे हो या कुछ आपने दाढ़ी का ऐसे कोई मतलब स्टाइल ना बनवा रखा हो बियर्ड का, जो आपके पासपोर्ट की फ़ोटोग्राफ से मैच ना कर रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा अलग ना लग रहा हो, हल्का फुल्का तो चलता रहता है। आप ये जमा करें और फिर उसके बाद रिजल्ट का वेट करें। चलिए ये तो हो गया पूरा प्रोसेस। अब किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? देखिए एक चीज़ सब में कॉमन है, इस बार भी मैं बताया था बिल्कुल कॉमन है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं, चाहे वो ITR लगाएं, चाहे वो आप अकाउंट स्टेटमेंट लगाएं, ये सारी चीज़ें लेटेस्ट होनी चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ दिन पहले ही हमने एक केस देखा था जिसमें जो हमारे पास क्लाइंट आए थे उनका रिफ्यूज़ल हुआ हुआ था। वो हमारे पास आए थे, उन्होंने दिखाया जी उनका रिफ्यूज़ल हुआ हुआ है। हमने जब उसमें देखा तो उन्होंने अपनी फ़ाइल में 2 साल पहले की ITR लगाई हुई थी, यानी 20-21 की, ना ही आई मीन टू से असेसमेंट ईयर 20-21 की। उसके बाद 21-22 हो चुका है, 22-23 हो चुका है, अब तो 23-24 शुरू होने वाला है। तो ये ITR सारी मिसिंग थी। तो हमने उनको कहा कि आपने क्यों नहीं लगाई? उन्होंने कहा जी बनाई नहीं थी और मेरे को पता नहीं था लगानी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी लेटेस्ट टैक्स रिटर्न होते हैं आपको वो लगाने होंगे। ओल्ड टैक्स रिटर्न आप लगा देते हैं, लेटेस्ट नहीं लगाएंगे, ये गड़बड़ होगी, स्पेसिफिकली इन इटली में। आप अकाउंट स्टेटमेंट, अब यहाँ पे ठीक है, कुछ केसेस में 3 मंथ्स की अकाउंट स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है, कुछ केसेस में 6 मंथ की है, बट ट्राई कि आपकी 6 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट हो। जब हम इटली की बात करें, 6 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट आप लगाएं जिसमें आपकी इनकम रेगुलरिटीज़ दिखनी चाहिए। इनकम रेगुलरिटीज़ क्या होता है कि इनकम कहाँ से आ रही है वो दिखना चाहिए। सोर्स सैलरी आ रही तो लगातार सैलरी क्रेडिट हो रही हो, बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन दिख रही हो। करंट अकाउंट भी लगाएं अगर बिजनेस करते हैं तो, ये चीज़ और ध्यान रखें। कई लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं तो पूछते हैं कि हम सारे अकाउंट लगाएं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना प्राइमरी अकाउंट लगा सकते हैं, हो सकता है आपके 5 अकाउंट हो, बट कोई एक अकाउंट अपना ऐसा लगा सकते हैं जो आपका प्राइमरी अकाउंट हो, जिसमें फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी सिचुएशन आपकी दिखे, या जिसमें सैलरीज या आपकी इनकम अच्छे से रेगुलेट होती हुई दिखे। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, वो साथ में अपना लगाएं। थर्ड, ओवर डॉक्यूमेंटेशन से बचें। इटली को नफरत है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट से। वैसे तो आपसे VFS वाले ही रिटर्न कर देंगे, इनकेस आप अपॉइंटमेंट में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेकर भी गए, जस्ट इन केस उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिए तो काउंसलेट तो बहुत चिढ़ता है इससे। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कैसे? आपने पॉलिसी के पेपर्स लगा दिए, जी मेरी फलानी इंश्योरेंस है, दिखाना है, ये है वो है, ये बात नहीं बनेगी। पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, नहीं बात बनेगी। रिलेटिव्स के डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, नहीं बात बनेगी। अनवांटेड डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं। कुछ लोग तो अपनी पुरानी इंप्लॉयमेंट का भी लगा देते हैं, राइट। मैं पहले बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था तो उसका भी लगा देंगे, ऐसा नहीं है। आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के ऊपर वीज़ा मिलता है, पास नहीं। ओके, तो ऐसे केस में आपका केस वीक पड़ सकता है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और जो डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस करे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप अरेंज करें और जो प्रोसेस बताया उसको फॉलो करें। आई एम श्योर रिजल्ट आपके फेवर में आना चाहिए। ऑल्दो वीज़ा इज़ नॉट गारंटीड, बट अगर आप न्यू भी हैं इमिग्रेशन ट्रेड में तो सबसे पहले इस चैनल पे ढेर सारी वीडियोज़ हैं जो आपको गाइड करेगी, उनको चेकआउट करें। अगर वीज़ा लगाने में आप हमारी हेल्प चाहते हैं, डेफिनेटली
डेफिनेटली आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये खुद ईजिली किया जा सकता है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तो बाय।